ताइवान के लिए ये सवाल नहीं है कि चीन आखिरकार आक्रमण करेगा या नहीं, बल्कि सवाल ये है कि कब करेगा। ये अभी भी कुछ समय बाद हो सकता है या ये अगले 12 महीनों के भीतर भी हो सकता है। किसी भी स्थिति में यह द्वीपीय क्षेत्र खुद को जितना संभव हो सके उतना अच्छी तरह से बचाने के लिए तैयार रहना चाहता है। ऐसा करने के लिए यह दूसरे देश यूक्रेन से काफी प्रेरणा ले रहा है, जिसे अपने से कहीं बड़े और ताकतवर पड़ोसी की आक्रामकता का सामना करना पड़ा है। यूक्रेन की ड्रोन युद्ध में महारत ने कीव की सेनाओं को असंभव को संभव करने में मदद की है। उस संघर्ष की दिशा बदल दी है जो एक जोरदार रूसी जीत के साथ खत्म होने के लिए तय लग रहा था। और अगर ड्रोन यूक्रेन को रूस से बचाने में मदद कर सकते हैं तो शायद वे ताइवान के लिए भी चीन के खिलाफ कुछ ऐसा ही कर सकते हैं। इसी वजह से ताइवानी सेना ने आक्रमण शुरू होने से पहले ही उसे रोकने के लिए एक ड्रोन हेल्स्केप तैयार करने का फैसला किया है। हेल्स्केप शब्द अगस्त 2023 में उस समय के यूनाइटेड स्टेट्स इंडो पैसिफिक कमांड के कमांडर जॉन अक्वालिनो द्वारा गढ़ा गया था और इसे उनके उत्तराधिकारी द्वारा विस्तार से बताया गया था। एडमिरल सैमुअल पापारो ने वॉशिंगटन पोस्ट को दिए एक इंटरव्यू में, मैं ताइवान जलडमरू मध्य को एक मानव रहित हेल्स्केप बनाना चाहता हूँ जिसमें कई गोपनीय क्षमताओं का इस्तेमाल करूँ ताकि मैं उनके जीवन को 1 महीने के लिए पूरी तरह से दुखदायी बना सकूं, जिससे मुझे बाकी सब चीजों के लिए समय मिल जाए। और अधिक स्पष्ट रूप से कहे तो हेल्स्केप रणनीति एक ऐसे युद्ध क्षेत्र की कल्पना करती है जो पूरी तरह से ड्रोन से भरा हुआ हो। इनमें से दसियों हजार ड्रोन हर रूप में होंगे, पानी में बिना चालक के जहाज और पनडुब्बियों से लेकर आसमान में उड़ते विमान तक। ये सभी एक साथ मिलकर हजारों दुश्मन लक्ष्यों को एक साथ निशाना बनाएंगे। ये एक विचार है जिस पर अमेरिका काफी समय से काम कर रहा है और रक्षा विभाग ने बड़ी मात्रा में बिना चालक के सिस्टम खरीदने और तैनात करने की दिशा में बड़े कदम उठाए हैं, क्योंकि उसने यूक्रेन युद्ध से ये सीख लिया है कि ये कितने प्रभावी हो सकते हैं। विभाग ने 2023 में अपनी रेप्लिकेटर पहल भी शुरू की थी, जिसका उद्देश्य नई बिना चालक के सिस्टम क्षमताओं का विकास करना है ताकि अमेरिका और उसके सहयोगी इस क्षेत्र में अपने दुश्मनों से एक कदम आगे रह सके। क्योंकि हेल्स्केप सिर्फ बड़ी मात्रा में ड्रोन रखने के बारे में नहीं है, बल्कि यह भी जरूरी है कि वे आपस में मिलकर काम कर सके। इसी वजह से अमेरिकी नौसेना प्रोजेक्ट ओवरमैच जैसे कार्यक्रमों पर भी काम कर रही है, जो अलग अलग ड्रोन और यूनिट से आने वाली जानकारी को एक ही तस्वीर में जोड़ने पर केंद्रित है, जिससे हेल्स्केप स्वतंत्र मानव रहित सिस्टम्स के समूह से बदलकर एक एकीकृत शक्ति बन जाता है जो एक ही उद्देश्य और जानकारी साझा करती है। सिद्धांत रूप में अगर अमेरिका को ताइवान पर आक्रमण से कुछ दिन या हफ्ते पहले विश्वसनीय खुफिया जानकारी मिल जाती है तो वह अपने मानव रहित संसाधनों को, जैसे कि फिलीपींस से MQ-9 रीपर UAV और विभिन्न हिस्सों से मानव रहित सतही पोत USVs प्रशांत क्षेत्र से तेजी से ताइवान की ओर तैनात कर सकता है। चूंकि ये अपेक्षाकृत छोटे और हल्के होते हैं, ऐसे संसाधनों को बड़े सैन्य वाहनों और उपकरणों की तुलना में आमतौर पर आसानी से स्थानांतरित किया जा सकता है। एक बार तैनात होने के बाद युद्ध के शुरुआती दिनों और हफ्तों में क्षेत्र के चारों ओर पनडुब्बियों, सतही जहाजों और विमानों जैसे प्लेटफॉर्मों से हजारों मानव रहित प्रणालियां लॉन्च की जा सकती है। उनका उद्देश्य विरोधी सेना को पूरी तरह से नष्ट करना नहीं होगा। इसका उद्देश्य बस उसे विलंबित करना और किसी भी तरह की प्रगति को जितना संभव हो सके कठिन बनाना होगा, ताकि सहयोगी देशों को जुटने और अन्य बड़े संसाधनों के क्षेत्र में पहुंचने के लिए समय मिल सके। यही ठीक वही है जिसकी ताइवान को जरूरत है, लेकिन वह केवल अमेरिका पर अपने हितों की रक्षा के लिए निर्भर नहीं है। वह अपने लिए खुद का हेल्स्केप तैयार करने के कदम उठा रहा है। इस समय पूरे क्षेत्र की सैन्य सुविधाओं में मानव रहित हवाई वाहनों UAV और मानव रहित हमलावर नौकाओं के पूरे बेड़े तैयार किए जा रहे हैं। इसका विचार बहुत सीधा है। अगर चीन आक्रमण करता है तो ताइवान की ड्रोन सेना उसे एक कदम आगे रहने में मदद करेगी। हवा और समुद्र में जाने के बाद ये मानव रहित वाहन दुश्मन की किसी भी गतिविधि के संकेत पहले ही पहचान सकेंगे। वहीं से ताइवान वहां से तुरंत प्रतिक्रिया दे सकता है। सचमुच ताइवान जलडमरू मध्य में ड्रोन के विशाल झुंडों के साथ साथ मिसाइल और तोपखाने की गोलाबारी से हमला कर सकता है ताकि आक्रमणकारी सेना को पूरी तरह से दबाया जा सके। आसमान से आग बरसाते हुए और पानी से भी हमला करते हुए इस तरह से उभयचर आक्रमण चीन की कल्पना से कहीं ज्यादा घातक बना दिया जाएगा। अपने अमेरिकी समकक्षों की तरह ताइवान के रणनीतिकार यूक्रेनी सशस्त्र बलों की उल्लेखनीय उपलब्धियों से प्रेरित हुए थे। उस युद्ध के शुरू होने तक ताइपेई शायद ये पूरी तरह से नहीं समझ पाया था कि ड्रोन कितने मूल्यवान हो सकते हैं। हाल ही में लेफ्टिनेंट जनरल वांग वेनची, जो ताइवानी रक्षा मंत्रालय के रणनीतिक योजना के महानिदेशक हैं, ने सांसदों को बताया, हमारा ड्रोन और काउंटर ड्रोन प्रयास अपेक्षाकृत देर से शुरू हुआ और शुरू में हम जैसे जैसे आगे बढ़े चीजों को आजमा रहे थे। अब हालांकि ताइवान ने पूरी तरह से समझ लिया है कि ड्रोन युद्ध वह फर्क ला सकता है जिसकी उसे चीन के साथ युद्ध में टिके रहने के लिए जरूरत है। यूक्रेन की तरह अगली बड़ी ड्रोन महाशक्ति बनने की चाहत में ताइवान के आर्थिक मामलों के मंत्रालय MOEA ने मई 2026 में घोषणा की कि वह 2030 तक हर महीने 1 लाख ड्रोन का उत्पादन करने का इरादा रखता है। इनमें से आधे ड्रोन देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए निर्यात किए जाएंगे और बाकी आधे ताइवान में राष्ट्रीय रक्षा और सुरक्षा के लिए रखे जाएंगे। MOEA के औद्योगिक विकास प्रशासन के महानिदेशक शियाओ सु सुई के अनुसार
ताइवान वर्तमान में अधिकतम लगभग 15,000 यूनिट्स का उत्पादन करने में सक्षम है, जिनमें से लगभग 20% का निर्यात किया जाता है, लेकिन उत्पादन बढ़ाना बहुत मुश्किल नहीं होगा। उन्होंने यह भी बताया कि भले ही चीन अपनी बड़े पैमाने की उत्पादन संरचना के कारण आसानी से बड़ी मात्रा में सस्ते उपभोक्ता ग्रेड ड्रोन बना सकता है, लेकिन जब बात सैन्य ग्रेड यूएवी की आती है तो ताइवान अभी भी काफी मजबूत प्रतिस्पर्धा कर सकता है, जैसे कि एंटी जैमिंग फीचर्स और स्वायत्त उड़ान प्रणालियों के साथ। जून 2026 में ताइवान ने ड्रोन युद्ध के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को एक कदम और आगे बढ़ाया। देश की कार्यपालिका ने आक्रमणकारियों से द्वीप की रक्षा के लिए डिजाइन किए गए 2 लाख से अधिक स्वदेशी रूप से निर्मित मानव रहित प्रणालियों की खरीद के लिए $6.6 अरब का भारी भरकम बजट पेश किया। और अधिक स्पष्ट रूप से कहे तो इस प्रस्ताव में 100 एक तरफा स्ट्राइक ड्रोन, 6 अतिरिक्त टोही ड्रोन और 20 मानव रहित सतही पोतों के एक बैच की खरीद शामिल होगी। जैसा कि ताइवानी रक्षा मंत्रालय द्वारा विस्तार से बताया गया है, देश की राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के महासचिव जोसेफ वू ने कहा कि ये ड्रोन द्वीप के लिए एक मानव रहित ढाल बनाएंगे। रक्षा मंत्री विलिंगटन कू ने यह भी जोड़ा कि ये सिस्टम समुद्री क्षेत्र की समझ और लक्ष्य साधने की क्षमता को काफी हद तक बढ़ा देंगे। ये सब ताइवानी सैन्य रणनीति में एक बड़ा बदलाव दर्शाता है। ताइवान हमेशा जानता था कि चीनी आक्रमण का खतरा वास्तविक है, क्योंकि शी जिनपिंग ने कई मौकों पर कहा है कि चीन और ताइवान का पुनर्मिलन उनके शब्दों में रोकना असंभव है। फिर भी वर्षों तक ताइपे की रणनीति मुख्य रूप से मुख्य भूमि से होने वाले अप्रत्याशित हमले का मुकाबला करने के लिए पारंपरिक तरीकों पर ही केंद्रित रही। देश ने भारी मात्रा में सैन्य प्लेटफॉर्मों जैसे लड़ाकू विमानों और भारी टैंकों में निवेश किया, जो पारंपरिक युद्ध लड़ने के लिए जरूरी उपकरण हैं। वास्तव में वह पानी में और तटों पर चीन का सीधे तौर पर सामना करने की तैयारी कर रहा था। सम्मिलित युद्ध में शामिल होकर और भूगोल के स्वाभाविक लाभों पर निर्भर रहकर अपनी सेनाओं को दुश्मन के साथ कदम से कदम मिलाने के लिए जरूरी बढ़त देने की कोशिश कर रहा था। समय के साथ ताइवान ने यह महसूस किया है कि कहीं ज्यादा समझदारी इसी में है कि वह सममित युद्ध की बजाय विषम युद्ध को अपनाए, क्योंकि जब चीन के साथ युद्ध होगा तो वह एक बराबरी की लड़ाई नहीं होगी। चीनी जनमुक्ति सेना PLA कहीं ज्यादा बड़ी, ताकतवर और बेहतर फंडिंग वाली होगी। उसके पास ज्यादा विमान, जहाज, जमीनी वाहन और कहीं ज्यादा सैनिक होंगे। साथ ही मिसाइलों और अन्य लंबी दूरी के हथियारों का विशाल भंडार भी होगा। वास्तव में इसका एक साफ कारण है कि चीन वैश्विक सैन्य शक्ति रैंकिंग में 3रे स्थान पर है, जबकि ताइवान 22वें स्थान पर है। ये वही तरह का अंतर है जैसा रूस जो रैंकिंग में 2रे स्थान पर है और यूक्रेन जो 20वें स्थान पर है के बीच है। और जैसे यूक्रेन ने जल्दी ही समझ लिया था कि वह कभी भी पारंपरिक युद्ध में रूस को हरा नहीं सकता, वैसे ही ताइवान को भी यह स्वीकार करना पड़ा है कि वह इतनी शक्तिशाली सेना के साथ सीधे मुकाबला नहीं कर सकता। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वह उससे मुकाबला नहीं कर सकता। ये बस सही रणनीति और सही उपकरण चुनने का सवाल है। यही वजह है कि ताइपेई पारंपरिक हथियारों से हटकर ऐसे मोबाइल, बिखरे हुए और मानव रहित सिस्टम की ओर बढ़ने के लिए इतना उत्सुक रहा है, जो उसे अपनी रक्षा अधिक प्रभावी ढंग से करने में मदद कर सकते हैं, जिसमें पोतरोधी मिसाइलें, मोबाइल, वायु रक्षा प्रणालियां और समुद्री बारूदी सुरंगें शामिल है। और यहीं पर ड्रोन आधारित भयावह युद्ध क्षेत्र की रणनीति काम आती है। बिना चालक वाले सिस्टम्स शायद सबसे ज्यादा मूल्यवान साबित हो सकते हैं, और जब समय आएगा तो वे ताइवान के पक्ष में संघर्ष को बदलने की सबसे ज्यादा संभावना रखते हैं, जिससे ताइवान रूस के साथ यूक्रेन के अपने युद्ध में अपनाई गई डेविड बनाम गोलियत की रणनीति की नकल कर सके। हालांकि ताइपेई के रास्ते में कई चुनौतियां हैं, लेकिन इससे पहले कि हम इसमें गहराई से जाएं, एक छोटी सी बात। मिलिट्री शो आपको पूरी तस्वीर दिखाता है, सिर्फ सुर्खियां नहीं। आगे बने रहने के लिए सब्सक्राइब करें। ताइवान सही कदम उठा रहा है। 2022 से अपने सी एयर कॉम्बैट पावर इंप्रूवमेंट प्लान के तहत ताइवान ने उन हथियारों और सैन्य उपकरणों में भारी निवेश किया है जिनकी उसे चीनी आक्रमण को रोकने के लिए जरूरत होगी। ये ड्रोन युद्ध को लेकर भी साफ तौर पर गंभीर है। मिक रायन, सेवानिवृत्त ऑस्ट्रेलियाई मेजर जनरल के साथ, जिन्होंने यूक्रेन और ताइवान की सैन्य रणनीतियों का गहराई से अध्ययन किया है, यह बताते हुए कि ताइपे ने स्पष्ट रूप से समझ लिया है कि ड्रोन सभी क्षेत्रों में, सभी चरणों में महत्वपूर्ण होंगे। जनरल एटॉमिक्स और क्रेटोस जैसी कई अमेरिकी रक्षा कंपनियां ताइपे के लिए UAV बेच रही है, और यहाँ तक कि द्वीप की घरेलू रक्षा को मजबूत करने के लिए सह उत्पादन प्रयास शुरू करने के लिए बातचीत भी कर रही हैं। अल्टियस अटैक ड्रोन, जो अमेरिकी कंपनी एंड्यूरिल द्वारा भी बनाए गए हैं, ताइवान में प्रशिक्षण अभ्यासों में इस्तेमाल होते हुए देखे गए हैं। और MQ-9C गार्जियन ड्रोन भी जून में इस क्षेत्र में पहुंचे थे। लेकिन ड्रोन हासिल करना सिर्फ पहली कड़ी है। अगर ताइवान अपने बढ़ते हुए मानव रहित ड्रोन बल का सर्वोत्तम उपयोग करना चाहता है तो युद्ध शुरू होने से पहले उसे 2 और चुनौतियों का सामना करना होगा। इन चुनौतियों में पहली चुनौती है कि ताइवान के सैनिकों को ड्रोन के साथ कुशलता से काम करना सीखना होगा। यह एक ऐसी चीज है जिस पर इस समय दुनिया भर की कई सैन्य ताकतें काम कर रही है। रूस यूक्रेन युद्ध की घटनाओं के कारण उन्होंने देखा है
कि ड्रोन युद्ध के मैदान पर कितने शक्तिशाली और प्रभावशाली हो सकते हैं और वे पीछे नहीं रहना चाहते। कई सेनाएं तो सीधे यूक्रेनी रक्षा कंपनियों और सामरिक योजनाकारों से सलाह और जानकारी ले रहे हैं कि बिना चालक वाले वाहनों को अपने अभियानों में सबसे अच्छे तरीके से कैसे शामिल किया जाए और किस तरह की प्रशिक्षण व्यवस्थाएं स्थापित की जाएं ताकि उनके सैनिक इन नई तकनीकों के साथ जल्दी से जल्दी दक्ष हो सके। यूक्रेन को यह सब कठिन तरीके से चल रहे वास्तविक संघर्ष के दबाव में सीखना पड़ा। उसकी सशस्त्र सेनाओं के पास कोई विकल्प नहीं था, कोई राहत नहीं थी, कोई फुर्सत नहीं थी। उन्हें बस ये समझना था कि ड्रोन कैसे काम करते हैं और रोजाना की बमबारी के बीच अपने दुश्मनों के अभियानों को तुरंत बाधित करने के लिए उनका इस्तेमाल कैसे किया जाए। ताइवान के पास वह स्थिति नहीं है। एक तरफ से देखें तो यह सकारात्मक है। इसका मतलब है कि ताइवान की सेनाओं के पास अभी भी खुद को शिक्षित करने और अपने मानकों को सुधारने के लिए एक निश्चित स्तर की स्वतंत्रता और कुछ समय है। दूसरी तरफ यह एक हद तक आत्मसंतुष्टि को भी बढ़ावा दे सकता है, जैसा कि शू शियाओवांग, जो ताइपे के राष्ट्रीय रक्षा और सुरक्षा अनुसंधान संस्थान में एसोसिएट रिसर्च फेलो हैं, समझाते हैं। ये बहुत मुश्किल है क्योंकि उन्होंने युद्ध की अग्नि परीक्षा का अनुभव नहीं किया है। सेना के अग्रिम मोर्चे की सैन्य कार्रवाइयों में पूरी तरह से बदलाव आना चाहिए जो पहले से अलग हो। रूस यूक्रेन युद्ध में अगर आप एक बार गोली चलाते हैं और वही खड़े रहते हैं बिना आगे बढ़े, तो आपको दूसरी बार गोली चलाने का मौका नहीं मिलेगा। सौभाग्य से ताइवान के रणनीतिकार ये सुनिश्चित करने के लिए उत्सुक नजर आते हैं कि आत्मसंतुष्टि हावी न हो। वास्तव में देश के हानक्वांग वार्षिक सैन्य अभ्यास के दौरान, जो अगस्त की शुरुआत में आयोजित किए गए थे, सैनिकों को अक्सर विभिन्न प्रकार की मानव रहित प्रणालियों के साथ काम करते हुए देखा गया। देश की सेना ने पत्रकारों को इन 10 दिनों के सैन्य अभ्यास कार्यक्रम को देखने के लिए आमंत्रित किया। मेजर जनरल लियू वेन युआन ने यह पुष्टि की कि देश की सशस्त्र सेनाओं को न केवल ड्रोन तैनात करने में प्रशिक्षित किया जा रहा है, बल्कि उनसे मुकाबला करने के लिए भी। हाल ही में हुए एक अभ्यास में भी इकाइयों ने ताइवान के पूर्वी तट के द्वीपों की रक्षा के लिए ड्रोन का इस्तेमाल कर दुश्मन बलों का पीछा किया। और हानक्वांग के दौरान देश के राष्ट्रपति लाई छिंगछिंगड़े वहां मौजूद थे ताकि वे सैनिकों द्वारा 2 प्रकार के प्रोटोटाइप स्ट्राइक ड्रोन का परीक्षण करते हुए एक और अभ्यास देख सके। इन सब के अलावा ताइवान ने अपना खुद का लिटोरल कॉम्बैट कमांड भी स्थापित किया है, जिसका उद्देश्य ड्रोन, तोपखाने और मोबाइल मिसाइलों को एक विशाल तटीय सुरक्षा कवच में एकीकृत करना है ताकि द्वीप को चीनी खतरे से बचाया जा सके। ये सभी कदम सही दिशा में हैं, लेकिन ताइवान को ड्रोन युद्ध के सच्चे चैंपियन के रूप में यूक्रेन के साथ खड़ा होने में अभी भी कुछ दूरी तय करनी बाकी है। स्टेसी पेटीजॉन, सेंटर फॉर अ न्यू अमेरिकन सिक्योरिटी में सीनियर फेलो और ताइवान की ड्रोन युद्ध रणनीति पर हाल ही में एक अध्ययन की लेखिका स्टेसी पेटीजोन ने देश के रणनीतिकारों से आग्रह किया है कि वे तकनीक पर ही ज्यादा ध्यान न दें। हेल्थस्केप कॉन्सेप्ट को लागू करने के लिए जरूरी उतने ही अहम संगठनात्मक और सिद्धांतगत बदलावों की कीमत पर नहीं। दूसरे शब्दों में, ताइवान को नई तकनीकों में निवेश करने और बड़ी मात्रा में ड्रोन खरीदने के बीच सही संतुलन बनाना होगा। साथ ही अपनी सैन्य प्रथाओं को भी इस तरह से समायोजित करना होगा कि वो इनका अधिकतम और बुद्धिमानी से उपयोग कर सके। तभी वह ऐसी स्थिति में होगा जहां वह चीन के उभयचर हमले को जितना संभव हो सके उतना महंगा बना सकेगा और बीजिंग को ताइवान जलडमरू मध्य में हर 1 इंच की प्रगति के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। अब आने वाले महीनों में ताइवान के सामने दूसरी बड़ी चुनौती यह है कि उसके पास पर्याप्त मात्रा में ड्रोन का भंडार हो और साथ ही जब तक आक्रमण शुरू हो तब तक और भी अधिक ड्रोन बनाने की क्षमता हो। क्यों? क्योंकि अगर चीन सचमुच हमला करता है तो बीजिंग की रणनीति का एक बड़ा हिस्सा ताइवान को जितनी जल्दी हो सके अलग थलग करने के इर्द गिर्द घूमेगा। पीएलए द्वीप की नाकाबंदी करना चाहेगा ताकि वहां पहुंच को पूरी तरह से बंद किया जा सके और कोई बाहरी सहायता अंदर न आ सके। इसका मतलब है कि ताइवान शायद अमेरिका और अन्य सहयोगियों पर भरोसा नहीं कर पाएगा कि वे अपने ड्रोन या अन्य सैन्य उपकरण भेजकर द्वीप की रक्षा में मदद करेंगे। असल में ताइवान ऐसी स्थिति में हो सकता है जहां उसे केवल खुद पर ही निर्भर रहना पड़े, और अगर ऐसा होता है तो उसे बड़ी मात्रा में ऐसे ड्रोन की जरूरत होगी जो तुरंत हवा और पानी दोनों में तैनात किए जाने के लिए तैयार हो। साथ ही ऐसे ड्रोन उत्पादन केंद्रों की भी जरूरत होगी जो तुरंत उत्पादन शुरू करने के लिए तैयार हो, ताकि आने वाले दिनों और हफ्तों में हजारों और ड्रोन उत्पादन लाइनों से निकाले जा सके। खुशकिस्मती से, जैसा कि पहले बताया गया था, ताइवान के नेतृत्व ने इन दोनों मुद्दों को पहले से ही सबसे बड़ी प्राथमिकता के रूप में चिन्हित कर लिया है। वास्तव में देश के राजनीतिक परिदृश्य के दोनों पक्ष इस बात पर पूरी तरह सहमत हैं कि जितनी जल्दी हो सके और अधिक ड्रोन बनाए जाने की जरूरत है। हाँ, हाल ही में राजनीतिक टकराव के कारण रिकॉर्ड 60 दिनों तक बजट में गतिरोध रहा, लेकिन कैबिनेट ने इसका जवाब 6.6 अरब डॉलर के 6 साल के विशेष बजट को पारित करा कर दिया, जो खास तौर पर घरेलू ड्रोन खरीद को सुरक्षित करने के लिए था। सबसे अहम बात यह है कि ड्रोन बनाए जाएं, और ये पहले से ही हो रहा है। थंडर टाइगर जैसे ताइवानी निर्माता पहले से ही नए मॉडल डिजाइन और विकसित करने में तेजी से आगे बढ़ रहे हैं ताकि देश अपनी सैन्य महत्वाकांक्षाओं को हासिल कर सके। SHIELD जैसी अमेरिकी कंपनियां भी उनकी मदद करने में सक्रिय भूमिका निभा रही हैं। ताइवान हर साल ड्रोन की बढ़ती मात्रा भी बेच रहा है क्योंकि वह खुद को इस क्षेत्र में एक प्रमुख खिलाड़ी बनाना चाहता है और द्वीप के रक्षा क्षेत्र में बहुत जरूरी धन लाना चाहता है। उदाहरण के लिए, सिर्फ 2026 के पहले 3 महीनों में ही ताइवान ने $11.5 करोड़ मूल्य के ड्रोन निर्यात किए।
यह पूरे 2025 में किए गए निर्यात से भी ज्यादा है। इनमें से कई ड्रोन चेक गणराज्य को बेचे गए हैं, लेकिन कुछ पोलैंड और यहाँ तक कि यूक्रेन जैसे स्थानों पर भी पहुंचे हैं। ताइवान अपने ड्रोन के पुर्जों जैसे मोटर और ऑप्टिकल उपकरणों का निर्यात भी बढ़ा रहा है, क्योंकि वह खुद को चीन के मुकाबले एक अधिक भरोसेमंद और विश्वसनीय विकल्प के रूप में स्थापित कर रहा है। लोकतांत्रिक देश जो ड्रोन तकनीक में निवेश करना चाहते हैं, वे अपनी पूंजी सीधे बीजिंग नहीं भेजना चाहते। जैसा कि माइकल रॉबिन्स, एसोसिएशन फॉर अनक्रूड व्हीकल सिस्टम्स इंटरनेशनल के अध्यक्ष बताते हैं, ताइवान हमारे समय की सबसे महत्वपूर्ण औद्योगिक और रणनीतिक प्रतिस्पर्धाओं के केंद्र में स्थित है। ये उन कुछ जगहों में से एक है जो बड़े पैमाने पर भरोसेमंद ड्रोन पुर्जे बनाने की स्थिति में है। दूसरे शब्दों में, ताइवान के पास ड्रोन विकास, उत्पादन और युद्ध में अग्रणी बनने के लिए सब कुछ पहले से मौजूद है। उसे बस उसी रास्ते पर आगे बढ़ना है जिस पर वह पहले से चल रहा है, और जो विचार और पहल पहले से मौजूद है उन्हें तेज और बेहतर बनाना है, ताकि वह आने वाले किसी भी हालात के लिए खुद को तैयार कर सके। यह अपने विरोधी से कहीं छोटा हो सकता है, लेकिन ताइवान के पास कई फायदे हैं। उसके पास मजबूत बुनियादी ढांचा है, शानदार तकनीकी क्षेत्र है, दुनिया भर में ताकतवर सहयोगी है, और यहाँ तक कि भौगोलिक स्थिति भी उसके पक्ष में है। ये तथ्य कि ये एक द्वीप है, इसे यूक्रेन जैसे किसी स्थान की तुलना में आक्रमण करना कहीं ज्यादा मुश्किल बना देता है, और यही सबसे बड़े कारणों में से एक है कि चीन ने अब तक हमला नहीं किया है। बीजिंग को दुनिया की सबसे बड़ी नौसेना बनाने और अपने विभिन्न मिसाइल कार्यक्रमों को विकसित करने में समय और भारी मात्रा में पैसा खर्च करना पड़ा है, ताकि वो ऐसी ताकत बना सके जो आधुनिक सैन्य इतिहास के सबसे कठिन उभयचर हमलों में से एक को अंजाम देने में सक्षम हो। शुक्र है, ऐसा लगता है कि वह अभी आक्रमण करने के लिए तैयार नहीं है, और इसका मतलब है कि ताइवान के पास अभी भी समय है कि वह अपने ड्रोन उत्पादन को बढ़ा सके, अपने मानव रहित सिस्टम ऑपरेटरों को प्रशिक्षित कर सके और हेल्थस्केप के हिस्सों को स्थापित कर सके। अगर वह ये सब हासिल कर लेता है तो पूरी संभावना है कि ताइपेई कीव की तरह मिसाल कायम कर सकता है और युगों युगों तक याद रखी जाने वाली डेविड बनाम गोलियत जैसी जीत हासिल कर सकता है। और ताइवान की ड्रोन युद्ध में बढ़ती महारत ही एकमात्र चीज नहीं है जिसके बारे में शी जिनपिंग को चिंता करनी चाहिए। चीन को अमेरिकी सैन्य मशीन की पूरी ताकत का भी सामना करना पड़ेगा, जो दिन ब दिन और मजबूत होती जा रही है, जिसके बारे में आप इस वीडियो में जान सकते हैं। वैकल्पिक रूप से पूर्वी एशिया से और सैन्य समाचारों के लिए इस वीडियो को देखें, जिसमें दिखाया गया है कि उत्तर कोरियाई तानाशाह किम जोंग उन ने अपने चीनी समकक्ष पर अभूतपूर्व बढ़त कैसे हासिल की हो सकती है। और अंत में दुनिया भर की ताज़ा बड़ी सैन्य खबरों की ब्रेकिंग न्यूज़ और गहन विश्लेषण के लिए मिलिट्री शो को सब्सक्राइब करना न भूलें।